अस्सलाम वालेकुम देसी फाउंडर। शार्क टैंक की थर्ड एपिसोड ने तो तबाही मचा दी क्योंकि इसमें हुई है शार्क टैंक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। और इसके साथ साथ इस एपिसोड में एक स्टार्टअप ने तो अपनी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ रुपए की। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह से स्टार्टअप ने अपने स्टार्टअप्स को पेश किया, उससे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं और किस तरह से सेकेंड सीजन में अगर आप में से कोई अप्लाई करना चाह रहा है शार्क टैंक में तो किन किन चीजों का ख्याल रखे जब वो पिच करने आ रहा हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपके भाई का चैनल ग्रो हो सके। इस वीक की मेरी सबसे फेवरेट जो पेज थी वो थी यमकिन फूड्स। उसका रीजन ये है कि जिस कैटेगरी में ये काम कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। जो बेबी फूड्स अवेलेबल है इस टाइम पे मार्केट में वो सारे के सारे उसमें केमिकल मिले होते हैं जिससे बच्चों की सेहत को जो है नुकसान होता है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, बड़ा ही अच्छा आइडिया था कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बेबी फूड बनाया जाए ताकि बच्चे जो है वो हेल्दी हो सके और बच्चे माँ बाप के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। दूसरी रीजन ये जो मार्केट साइज है इसका 1500 अरब का मार्केट साइज है सिर्फ पाकिस्तान में, तो मार्केट साइज भी बहुत ज्यादा ह्यूज है। दूसरी चीज इन्होंने मांगे तकरीबन 9 मिलियन रुपीस फॉर 15% इक्विटी। इन्होंने जो मांगे थे 9 मिलियन वो रोमाना ने तो इन्हें दे दिए, लेकिन इन्हें अपने स्टार्टअप की 36% इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ी। अब यहाँ पे लर्निंग अगर हम देखें वो ये कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं 36% इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट कर दी, गलत किया। मेरे हिसाब से इन्होंने सही किया। उसका रीजन ये था कि ये फर्स्ट टाइम फाउंडर्स हैं। जब आप फर्स्ट टाइम फाउंडर होते हैं ना और इन्हें स्टार्ट किए भी अगर आप देखें ना तो पिछले 6 महीने का जो इनका रेवेन्यू होता है वो 6 लाख रुपए था। अब अगर इन्हें ग्रो करना था तो ऑप्शन ये था कि बूटस्ट्रैप करके अगले 3 साल कोशिश करते रहते और ग्रो होते। दूसरा तरीका ये था कि इन्होंने एक अच्छी फंडिंग उठा ली 9 मिलियन रुपीस और एक ऐसे शार्क को अपने साथ मिला लिया जिसका इंडस्ट्री का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और अच्छा खासा नेटवर्क है। इससे फायदा इन्हें ये होगा क्योंकि एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर इनके नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा और इनकी जो थोड़ी सी इमेच्योरिटी है चीजों में वो ये जो शार्क है वो उसे कवर करता चला जाएगा और इनका स्टार्टअप बहुत ज्यादा ग्रो होगा। अगर इनके स्टार्टअप की आपको अंदाजा लगाना है ना कि कितना ज्यादा पोटेंशियल लगता है तो इस बात से लगाएं कि यूएस में भी सेरेलैक बिकता था, लेकिन जब वहां पे एक उनका सेरेलैक का कंपेटिटर आ गया जर्बर के नाम से तो वो भी हेल्दी फूड बेबी फूड बना रहा था। तो हुआ क्या कि जो जर्बर था वो मार्केट कैप्चर करने लगा। जैसे ही नेस्ले ने देखा कि पेरेंट जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं तो नेस्ले ने क्या किया, $5.5 बिलियन के अंदर जर्बर को बाय कर लिया। तो इसका मतलब ये देखते हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह के हेल्दी फूड नहीं है। तो अगर यमकिन फूड्स ग्रो हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अपना रेवेन्यू अच्छा बनाना शुरू हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी बनाना शुरू होता है, जो देयर आर हाई चांसेस के नेस्ले इनको एक्वायर कर ले बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यूएशन पे इन नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स। दूसरा जो स्टार्टअप है वो है शाहताश कैसर जो कि कस्टमाइज ब्राइडल सूट्स बनाते हैं। अच्छा, इधर यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, वो ये है कि जो कस्टमाइजेशन टाइप के प्रोडक्ट होते हैं ना ये एक अच्छे बिजनेसेस तो हो सकते हैं क्योंकि इसमें हाई एंड मार्जिन होते हैं, लेकिन ये स्टार्टअप कैटेगरी में नहीं आएंगे क्योंकि स्टार्टअप हम उस बिजनेस को कहते हैं जिसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक की एग्जाम्पल ले लें, पार्कवील की एग्जाम्पल ले लें, नंबर ऑफ यूजर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो सकते हैं जब प्रोडक्ट मार्केट पे हो जाए, लेकिन कस्टमाइजेशन में ये चीज अचीव करना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से बहुत सारे शार्क ने इनसे एक्सक्यूज किया कि हम इनको फंडिंग नहीं दे सकते। इनकी आज से तकरीबन 8 मिलियन रुपीस फॉर 15% इक्विटी, लेकिन इन्हें जो फंडिंग मिली वो 5 मिलियन रुपीस मिली फॉर 20% इक्विटी और 3 मिलियन रुपीस जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में मिले जो कि 7% रॉयल्टी के हिसाब से उन्हें देना था। ये थोड़ा सा मैं समझा दूं कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये 7% रॉयल्टी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 5 मिलियन जो इन्वेस्टर ने दिए ना वो तो आप समझ लें 20% इन्वेस्टर को मिल गई इक्विटी, वो एक साइड पे हो गया। अब ये पैसे लगेंगे इन्वेस्टमेंट में। ये जो 30 लाख रुपए ये आप समझ लें कि एज अ लोन दिए और हर महीने जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू का 7% वो इन्वेस्टर को दे रहा होगा फाउंडर, और वो तब तक देगा जब तक वो 3 मिलियन का जो अमाउंट है वो पूरा नहीं हो जाता। जैसे ही जिस महीने 3 मिलियन पूरे हो जाएंगे तो उससे अगले महीने रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं होगी, बस वो जो 20% का शेयर है इन्वेस्टर का वही रहेगा इस बिजनेस में। मुझे क्यों लगता है कि इस फाउंडर को इन्वेस्टमेंट मिली, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्योंकि देखें स्केलेबिलिटी मुश्किल थी, शार्क्स भी ये कह रहे थे, लेकिन फाउंडर को अगर आप देखें ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट थी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये थी कि ये जो फाउंडर थी वो बहुत ज्यादा एडॉप्टेबल थी, सीखना चाहती थी। तो जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होता है ना तो वो ये देखता है कि अगर फाउंडर एडॉप्टेबल है तो वो इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अभी तो चलो ये इस तरह का बिजनेस बना रही है, लेकिन जब मैं इसे आइडियाज दूंगा, इसके साथ डिस्कस करूंगा
तो ये रिजिड नहीं होगा कि मुझे यही प्रोडक्ट बनाना है। वो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएगा, तो हो सकता है कि इस बिजनेस को हम एक अच्छे हाई एंड मार्जिन बिजनेस से चेंज करके स्केलेबल बिजनेस में या स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकें। थर्ड स्टार्टअप नेशनल इम्पैक्ट। भाई बाबा क्या करके आए थे, 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन। मैं तो ये सोच रहा था कि वो जो राबिल ने बोला था ना अडॉप्ट कर लो, मैं तो उनसे बोल रहा था कि भाई मुझे भी अडॉप्ट कर लो। जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट तो मिलनी नहीं थी, इन बाबा को क्यों मिलेगी। इनका जो बिजनेस था उसका लास्ट मंथ का नेट प्रॉफिट था 1 करोड़ रुपए, वैल्यूएशन कर रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए। और ये चीज मैंने इनमें नहीं, बहुत सारे स्टार्टअप जो एग्जिट बेस के पास भी आते हैं ना, उनकी भी अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन होती है। तो भाई इतनी अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन करेंगे ना तो इन्वेस्टर बेवकूफ नहीं है, उसने भी पैसे जो है ना काम करके कमाए, उसे पता है दुनिया कैसे चलती है, उसे अपना रिटर्न भी चाहिए होता है। 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन करेंगे तो रिटर्न कब मिलेगा। 300 करोड़ रुपए मांग रहे थे। 300 करोड़ रुपए मांगते हुए आप तब अच्छे लगते हैं जब आपका ईयर का रेवेन्यू कम से कम भी 40-50 करोड़ रुपए हो, तब समझ में आता है कि आप 300 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तो इस से सीखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। थोड़ा सा स्टडी करके जाएं, थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाएं। अगर आप इस तरह से करके जाएंगे तो जिस तरह से लोग इनके ऊपर बातें कर रहे हैं पूरी पाकिस्तान में कि भाई चाचा ने जो है वो शार्क को शॉक कर दिया, और जिस तरह से शार्क हंस रहे थे तो आपके ऊपर भी लोग हंसेंगे। तो इस चीज का ख्याल रखें। और अगर आपको वैल्यूएशन नहीं आती तो आप एग्जिट बेस पे आए, नबील भाई यहाँ बैठे हुए आपको गाइड करेंगे किस तरह से ट्रू वैल्यूएशन आपने अपने बिजनेस की निकालनी है, ताकि आप किसी भी इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो आप उसे लॉजिकल आंसर दे सकें कि मेरी वैल्यूएशन ये क्यों है और किस तरह से आप उनके पैसे रिटर्न कर सकते हैं इन्वेस्टर से। चौथा स्टार्टअप है मूविट, जो कि रिलोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कराची में रहता हूँ, मुझे लाहौर मूव होना है, तो मेरा सारा का सारा सामान ये एज अ सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि मेरा सामान यहाँ से उठा के वहाँ पहुँचा देंगे। तो बहुत ही अमेजिंग सर्विस है, बहुत ही ज्यादा नीड है। इनके रेवेन्यू से पता लग रहा था, इनका पिछले 3 साल का रेवेन्यू जो है वो 60 करोड़ रुपए था। इन्हें फंडिंग नहीं मिली, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो ये था कि ये ऑलरेडी तकरीबन 17-18 करोड़ रुपए रेस कर चुके थे एक अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर। तो जब भी आप इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट रेस करने जा रहे हैं तो आपने ये जरूर देखना है कि जो इन्वेस्टर है ये किस स्टेज का इन्वेस्टर है और इसका टिकट साइज क्या है। तो अगर जैसे यहाँ पे शार्क टैंक में जो ज्यादातर इन्वेस्टर है ना वो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर है या ट्रेडिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर होता है ना वो क्या करता है कि वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क लेता है, लेकिन उसे इक्विटी स्टार्टअप की ज्यादा चाहिए होती है ताकि अगर ये स्टार्टअप ग्रो हो जाए तो वो उस इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा फायदा हो। जबकि जो आगे वाले स्टेजेस होते हैं, जैसे सबसे पहले अर्ली स्टेज इन्वेस्टर होता है, फिर उसके बाद सीड इन्वेस्टर होता है, फिर सीरीज ए होता है। तो ये नॉर्मली सीरीज ए की कैटेगरी वाले स्टार्टअप थे। इन्हें जाना चाहिए उन इन्वेस्टर के पास जो सीरीज ए में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट रेजिंग हाई हो जाएगी, क्योंकि इनके सारी चीजें ठीक थी, नंबर भी ठीक था, और ऑब्वियसली जब नंबर अगर ठीक होते तो बंदे में कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। लास्ट स्टार्टअप जिसने तबाही मचा दी भाई, 1.5 बिलियन पीकेआर की फंडिंग रेस कर ली, जो कि शार्क टैंक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी फंडिंग है। इस स्टार्टअप का नाम है साराफ, जो कि कमोडिटी बिजनेस में डील करता है। अच्छा, अगेन यही बात कि ये वाला जो बिजनेस है इट्स नॉट अ स्टार्टअप, क्योंकि ये ट्रेडिंग बिजनेस है कि ये यहाँ से पाकिस्तान से सोर्स करते हैं डिफरेंट मिनरल्स, कॉटन हो गया, ऑनिक हो गया, और इसे दूसरी चाइना में और दूसरे कंट्रीज के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। इनका प्रॉफिट तो भाई बहुत ही अमेजिंग, लास्ट ईयर का जो इनका प्रॉफिट था वो 20 करोड़ से 21 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट था। तो भाई जब इतना प्रॉफिट बना रहे हो तो फंडिंग लेने क्यों आए हुए हो। अच्छा, अब ये समझ लेते हैं कि इस तरह के बिजनेस में फंडिंग की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसे काम करते हैं कि जब ऑर्डर आता है ना तो आपने पहले सोर्सिंग करके अपने पास रखना होता है सामान, और फिर अपना मार्जिन रख के आगे बेचते हैं। तो इसमें तकरीबन 2 से 3 महीने का पीरियड लगता है। तो जितना ज्यादा आपके पास कैश होगा उतना ज्यादा आप जो है इन्वेंट्री बाय कर सकोगे और उतने ज्यादा क्लाइंट को सर्व कर सकोगे। तो इस वजह से इसमें रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि जब ऑर्डर आता है तभी आप सोर्सिंग करते हो। तो इसी वजह से उस्मान बशीर भाई ने देखा भाई इसमें तो बड़े मजे के चांसेस हैं, इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है। फाउंडर पिछले 15-20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो पैसे ही पैसे बनेंगे इनके। 20 करोड़ रुपए पे नजर थी उस्मान बशीर भाई की, समझ में आई। और इस बिजनेस में जो फाउंडर्स गलती कर रहे थे पिच के दौरान वो ये था कि भाई जब तुम्हारा धंधा अच्छा बन रहा है तो तुम ये बार बार क्यों बोल रहे हो कि मैं मार्केट प्लेस और टेक्नोलॉजी के ऊपर जाऊंगा। जिस तरह से जुनेद ने भी बोला कि भाई आप धंधा अच्छा बना रहे हो, आप धंधे पे फोकस करो, ये टेक्नोलॉजी वगैरह की जरूरत नहीं है इसमें। बहुत सारे फाउंडर इस चक्करों में ना कि यार मुझे टेक्नोलॉजी लेके आनी है, ये करना है, वो करना है, अपने अच्छे खासे धंधे को जो है बर्बाद कर देते हैं। तो इनसे लर्निंग यही है कि भाई आपका अगर अच्छा बिजनेस चल रहा है तो उसे चलाओ धंधे के तौर पे, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में यहाँ तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 4 के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से स्टार्टअप आए, उनसे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं एज अ फाउंडर, ताकि नेक्स्ट सीजन में जब हम जाएं तो हम अच्छी तरह से प्रिपेयर होके जाएं और हम फंडिंग रेज कर सकें। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि आपका नबील भाई उन्हें ये सिखा रहा है कि किस तरह से शार्क टैंक में फंडिंग रेज करनी है।